भारतीय कानून के अनुसार अगर पुलिस को कोई लावारिस डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस उसको 72 घंटे अपने पास रख सकती है। इस 72 घंटे के अंदर उस डेड बॉडी का अगर कोई शिनाख्त करता है तो ठीक है, अगर 72 घंटे के अंदर कोई शिनाख्त करने वाला नहीं होता है तो बॉडी को पुलिस अंतिम संस्कार कर देती है। आज की कहानी में पुलिस को एक डेड बॉडी तो मिलती है लेकिन दूसरे दिन ही 4 लोग पहुंच जाते हैं और उस बॉडी का शिनाख्त कर लेते हैं और कागजात भी दिखाते हैं, जिससे पुलिस आश्वस्त हो जाती है और डेड बॉडी उनको सौंप देती है। जैसे ही वो डेड बॉडी लेकर जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं, दूसरे ही दिन 2 लोग और पहुंचते हैं और वो भी डेड बॉडी लेने का दावा करते हैं। वो भी कागजात दिखाते हैं और बताते हैं यह हमारा भाई था। अब तो पुलिस के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले जो आए थे उनको डेड बॉडी दे चुकी है। अब पुलिस उधेड़बुन में पड़ जाती है। लेकिन जब पुलिस इस केस का जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को जो तथ्य मिलते हैं उसको सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, और अगर आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा। इसको आप यूट्यूब चैनल रिस्की क्राइम न्यूज पर भी देख सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत 2 जनवरी से होती है। 2 जनवरी को इटावा में रेलवे लाइन के किनारे रेलवे पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी इतनी बुरी तरीके से कट गई थी कि जिसको पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके कपड़े ठीक ठाक थे। पुलिस लावारिस डेड बॉडी को लेकर आती है और शिनाख्त की कोशिश करने लगती है। पुलिस जैसे डेड बॉडी को लाती है और उसी के दूसरे दिन 4 लोग पहुंचते हैं और दावा करते हैं कि यह डेड बॉडी हमारे पहचान वाले या हमारे रिश्तेदार का है। और वह दावा करते हैं कि यह मरने वाला अतुल कुमार है। उसमें से एक आदमी कहता है मरने वाला अतुल हमारा बेटा था, और उसी में से एक दूसरा दावा करता है कि वह मेरा भाई, और तीसरा दावा करता है हमारा रिश्तेदार है। पुलिस उनसे सवाल करती है कि कैसे हम मान लें कि यह आपका रिश्तेदार या आपका बेटा है, कुछ प्रूफ दिखाइए, तब हम विश्वास मानेंगे कि ये आपका रिश्तेदार या आपका बेटा है। ये लोग जो बॉडी लेने आए थे वो आधार कार्ड दिखाते हैं। पुलिस कपड़े दिखाती है डेड बॉडी का, वो लोग कपड़े से शिनाख्त कर लेते हैं। तो पुलिस फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनका आधार कार्ड और कागजात देखती है। कागजात देखने के बाद पुलिस कागज पर साइन कराती है। गवाहों का साइन होता है, उनके साथ जो आए थे वो गवाह के रूप में साइन करते हैं और पुलिस फिर डेड बॉडी उनको सौंप देती है और ये डेड बॉडी लेकर निकल जाते हैं और उसी दिन डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। यानी 2 तारीख को पुलिस को डेड बॉडी मिलती है। पुलिस पंचनामा कराकर शव का पोस्टमार्टम कराती है और मोर्चरी में रख देती है। दूसरे दिन ये लोग पहुंचते हैं, शिनाख्त करते हैं और शव को ले जाते हैं। यानी 3 तारीख को शव को ले जाते हैं, उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे अंतिम संस्कार होता है उसी के दूसरे दिन 2 लोग और पहुंचते हैं और पुलिस से कहते हैं कल जो रेलवे लाइन के किनारे डेड बॉडी मिली थी
वह मेरे भाई की बॉडी थी, जिसका नाम सत्यवीर राजपूत है। पुलिस सुनते ही चौंक जाती है कि डेड बॉडी एक है और उसके शिनाख्त करने वाले दो लोग आए। एक को तो पुलिस ने पहले ही डेड बॉडी दे दिया है, वो लोग अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। अब पुलिस इनको कैसे समझाए और क्या देगी इनको। पुलिस उनसे पूछती है, हम कैसे मान लें वो डेड बॉडी आपकी थी। वो लोग बोलते हैं, सर जी जो कपड़ा पहना था, डेड बॉडी के ऊपर जो कपड़ा था वो मेरे भाई का था और वह और कोई नहीं, मेरा भाई था। पुलिस कहती है, कुछ आपके पास अगर कागजात हों जिससे यह पहचान हो पाए कि आपका भाई है तो मैं मानूं। वो लोग भी कागज लेके आते हैं, पुलिस को कागज दिखाते हैं और पुलिस कागज देखती है तो पुलिस अचंभे में पड़ जाती है। अब पुलिस करे तो क्या करे। और पुलिस ये भी नहीं डिक्लेयर कर पाती है आखिर उस डेड बॉडी का असली वारिस कौन था, ये पहले वाले जो ले गए हैं या दूसरे वाले। पुलिस सोचती है अगर यह बात बाहर जाएगी तो बड़ी बेइज्जती होगी कि आखिर पुलिस बिना जांच पड़ताल किए शव को कैसे हैंड ओवर कर दिया। पुलिस इनको समझाती बुझाती है और बताती है, कल भी 4 लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा ये बेटा था, हमारा रिश्तेदार था। वो लोग भी पहचान किए, वो भी आधार कार्ड दिखाए, कागजात दिखाए और हमने उनको डेड बॉडी सौंप दिया था। अब पुलिस काफी परेशान हो जाती है। इस बात की सूचना उच्चाधिकारियों को लगती है और उच्चाधिकारियों की सूचना के बाद पुलिस छानबीन तेजी से करना शुरू कर देती है। पुलिस को उनके चेहरे भी नहीं याद रह गए थे कि जो लेके गए थे, कि उनसे भी वो पहचान कर सके या उनका स्केच बनवा सके। फिर क्या था, पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है कि कहीं से हो सकता है इनका सीसीटीवी में फुटेज दिखाई दे दे। पुलिस कम से कम 35-40 सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, मोर्चरी हाउस से लेकर उन रास्तों से जो वहां से मोर्चरी हाउस से निकलते थे। लेकिन उन रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। तभी अचानक एक सीसीटीवी कैमरे में वो चारों लोग जाते दिखाई पड़ जाते हैं। बारिश का मौसम था, दिखाई तो दे रहे हैं 4 लोग जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे नहीं क्लियर हो रहे थे। पुलिस काफी मशक्कत करती है तो उसमें से एक का चेहरा धुंधला सा दिखाई देता है। फिर क्या था, पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाती है, मुखबिरों पर को काम पर लगा देती है। अब खोजबीन शुरू होती है। इधर पुलिस जो दूसरा आया था डेड बॉडी लेने, उसके बताए उसके घर पर जाती है और ये वेरीफाई कर लेती है कि वास्तव में सब इसी का था, इसी के भाई का था, सत्यजीत राजपूत का ही था। इधर पुलिस के मुखबिर काम पर लग जाते हैं, पुलिस भी काम करना शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस को जिसका एक का चेहरा उसमें कुछ दिखाई दे रहा था, मुखबिरों के सहायता से उसका पता लगा लेती है और उस व्यक्ति की पहचान ऐसे आदमी के रूप में होती है जिसका नाम आते ही पुलिस विश्वास भी नहीं कर पाती है। दरअसल वह कोई और नहीं था, वह एक वकील था जिसका नाम हेतराम था। अब पुलिस भी चक्कर में पड़ जाती है, आखिर इस हेतराम को क्या पड़ी थी
क्यों ये डेड बॉडी लेकर गया, इससे इसका क्या लेना देना है। पुलिस परेशान होती है और तभी उनमें से पुलिस वालों में से कुछ पुलिस वाले कहते हैं इसका तो पहले भी एक कंप्लेन आया था, एक बूढ़ा माँ बाप आया था जिसने अपने बेटी को गायब करने का इसके ऊपर आरोप लगाया था। तुरंत पुलिस की शक की सुई और गहरी हो जाती है और पुलिस उसके कार डिटेल को खंगालना शुरू कर देती है। कार डिटेल में जितने भी उसके नंबर मिले उस दौरान सबको चेक करना शुरू करती है और जो उसने आधार कार्ड और कागजात दिखाए थे उसकी जांच शुरू कर दी। जांच जब शुरू होती है तो वो जो आधार कार्ड जमा किया था और उस पर जो मोबाइल नंबर अंकित थे सब फर्जी निकले, यानी सारे कूट रचित दस्तावेज थे। इससे पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस वकील जो हेतराम मित्तल था उसका कार डिटेल खंगालना शुरू किया तो उसके कार डिटेल से 4 अन्य नंबर मिले और 4 जो अन्य नंबर मिले उस पर पुलिस जांच का दायरा बढ़ा दिया। इसी बीच पुलिस वकील के घर के चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू किया और उसमें ऐसे 4 शख्स दिखाई दिए, 4 लड़के दिखाई दिए जिनका कद काठी जो पहले पुलिस को सीसीटीवी से फुटेज मिला था उससे मैच कर रहा था। पुलिस वकील को थाने लाती है और पूछताछ करती है। तो वो तो वकील था, वैसे भी इतनी आसानी से वो बताने वाला नहीं था, असलियत वह नहीं बता रहा था, पुलिस से ही टाइट पड़ गया। बाद में पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ शुरू की तो वकील ने सारा सच बता दिया और जो सच बताया उसको सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए और आप भी एक बार चौंक जाएंगे, आखिर वकील का इस लाश से क्या लेना देना था। दरअसल वकील शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे और थोड़ा रंग रसिया टाइप का था, लड़कियों का शौकीन था। वह कई लड़कियों के साथ ऐसा काम कर चुका था, कई बार उसकी शिकायत भी थाने में हो चुकी थी, लेकिन अपने रसूख पर, वकालत पर वह बच जा रहा था। इसी बात को लेकर उसका पत्नी से भी विवाद चल रहा था। पत्नी भी उसको छोड़कर उससे अलग रह रही थी। पत्नी जब अलग रह रही थी इसी दौरान उसकी वकील की मुलाकात एक मुस्कान नाम की लड़की से होती है। दोनों में नज़दीकियां बढ़ती हैं, प्यार मोहब्बत होता है, बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि हम दोनों शादी कर लें। लेकिन इस शादी के पक्ष में उसके माँ बाप नहीं होते हैं, यानी मुस्कान के माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर क्या था, वकील सोचता है इस तरीके से काम नहीं बनेगा और वह मुस्कान के साथ बैठकर और अपने इन 4 मित्रों के साथ जो उसको डेड बॉडी वहां से ले जाने में मदद किए थे उसका, उनके साथ बैठकर एक प्लानिंग करता है। सोचता है इस तरीके से चोरी छुपे रोज मुस्कान से मिलना ठीक नहीं है, क्यों ना मुस्कान को हमेशा के लिए अपने पास कर लिया जाए और ऐसी चाल चली जाए जिससे मुस्कान भी हमारे पास आ जाए और पत्नी भी हमारे करीब आ जाए। वो ऐसा साजिश रचते हैं कि एक डेड बॉडी उठाया जाए और डेड बॉडी को कोई भी नाम दे दिया जाए और डेड बॉडी को लाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाए और दिखा दिया जाए कि मुस्कान की उससे शादी हुई थी और मुस्कान बाद में जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दे कि मेरी शादी के खिलाफ मेरे माँ बाप थे और उन्होंने मेरे पति की हत्या करवा दी। बाद में
माँ बाप जेल चले जाते और फिर वकील और मुस्कान शादी कर लेते और आराम से अपना ऐश करते। लेकिन ये सफल भी हो जाता अगर उस लावारिस डेड बॉडी का असली हकदार ना पहुंचा होता, तो ये शायद अपने मंसूबे में को सफल बना लेते और पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगती, क्योंकि माँ बाप उसके जेल चले जाते और यह उसके करीब हो जाता, आने जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं थी और पत्नी को भी विश्वास हो जाता कि जिसको लेकर उसका झगड़ा हुआ था, जिस मुस्कान को लेकर झगड़ा करके पत्नी उससे अलग हुई थी, वो भी उसके करीब आ जाती। वह कह देता कि मुस्कान शादीशुदा थी और उसका पति था। लेकिन असली हकदार जो था शव का, उसने सारा खेल ही बिगाड़ दिया और इसमें वो अपने सफल नहीं हो पाते हैं। फिर क्या था, प्लानिंग होती है कि लाश ढूंढा कहां से जाए, ये लावारिस लाश मिलेगी कहां से। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, मुस्कान की सोचिए, मुस्कान ने ही खुद उसके साथ मिलकर अपने माँ बाप को फंसाने की साजिश रच दी। जिस माँ बाप ने उसको बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करने वाली थी। साजिश तैयार हो जाती है, लावारिस लाश ढूंढना शुरू कर देते हैं। चारों लड़के, वकील और मुस्कान तक। हालांकि पहले बता दें चारों लड़के कौन थे। जिसका आधार कार्ड डेड बॉडी को उठाने के लिए प्रयोग किया गया था। दरअसल उनका आधार कार्ड हिंदू के नाम पर बनाया गया था, जबकि वो चारों लड़के मुस्लिम धर्म के थे। वकील ने इनका दुरुपयोग किया था, इनको बहला फुसलाकर इनसे काम करवाया था अपना। अब चारों पांचों लोग जुट जाते हैं कि लावारिस लाश मिले कहां से। कोशिश करते हैं, तलाशते हैं, कहीं एक्सीडेंटल हो या मोर्चरी हाउस में हो या कहीं भी हो, ऐसा मिल जाए तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इनको लाश कहीं नहीं मिलती है। तभी इसी बीच इनको 2 जनवरी को सूचना मिलती है कि रेलवे लाइन के पास एक डेड बॉडी पड़ी है जो बुरी तरीके से कट चुकी है, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है और उनके इस साजिश में वो शामिल हो सकता है। फिर क्या था, ये तो पहले से ही सारी तैयारियां कर चुके थे। फर्जी आधार कार्ड, नाम भी फर्जी सोच चुके थे, उसका नाम भी फर्जी अतुल बना लिए थे। सारे कागजात तैयार था, वो ले जाकर पुलिस के सामने पेश करते हैं और पुलिस को भी यकीन दिलाकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसको ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब बताइए, एक डेड बॉडी के लिए या अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने इतना बड़ा गंदा काम कर दिया। अगर असली हकदार ना मिला होता उस डेड बॉडी का, सतवीर राजपूत का, तो शायद ये डेड बॉडी जो लावारिस थी हमेशा के लिए लावारिस ही रह जाती। हालांकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर दी है और देखना है अब कोर्ट इनको क्या सजा देती है। दरअसल ऐसी घटनाएं सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको समाज में हो रही बुराइयों और ऐसे खुरापाती लोगों से बचाना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और जाते जाते हर बार की तरह एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, पेज को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल रिस्की क्राइम न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।